उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक हाउसिंग सोसाइटी में स्कूटर पार्क करने के झगड़े में कुछ लोगों ने एक लड़की और उसके भाई की पिटाई कर दी। पीड़ित लड़की के मुताबिक मारपीट करने वाले उसी हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष और उनके समर्थक हैं। लड़की और उसके भाई पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने घर में थे। तभी 5 से 6 लोग दरवाजे को धक्का देते हुए घर में घुसे और लड़की और उसके भाई पर टूट पड़े। हमला कर रहे लोगों के सिर पर मानो खून सवार था। उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी और पिटाई शुरू कर दी। लड़की ने बचाने की गुहार लगाई, लेकिन हमलावरों ने उनकी एक न सुनी। पीड़ित लड़की चीखती चिल्लाती रही। मारपीट के बाद सभी हमलावर वहां से चले गए और इसके बाद पीड़ित लड़की अपने भाई के साथ घर छोड़कर अपनी दोस्त के यहां चली गई। पीड़ित लड़की ने एक वीडियो बनाकर पुलिस पर गुस्सा निकाला और शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। इसके कुछ ही घंटे बाद मड़ियाव थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन लड़की ने आरोप लगाया कि पुलिस घटना के बाद से ही एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी। जबकि सबूत के तौर पर पीड़ित लड़की ने उसके साथ हुई मारपीट का वीडियो भी पुलिस वालों को दिखाया। उसने एक वीडियो बनाकर अपने साथ हुई घटना की पूरी कहानी बताई। और मैं IIM तिराहिल्ली सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फोन जबरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। पीड़ित लड़की ने पुलिस के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। यही है यूपी पुलिस की सच्चाई, और यही लोग कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। यहाँ का FIR ही नहीं दर्ज करते और फिर कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। लड़की ने बताया कि दहशत की वजह से वो अपने भाई के साथ अपने घर भी नहीं जा पा रही। उसने यूपी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। उधर केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद ईरान में बंधक बनाए गए 4 गुजराती लड़कों की सुरक्षित वापसी हो गई। वो लड़के अवैध तरीके से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ईरान की राजधानी तेहरान के एयरपोर्ट पर उनका अपहरण कर लिया गया था और किडनैपरों ने उन्हें बंधक बनाकर जानवरों की तरह पीटा था। उनके कपड़े उतारकर जमीन पर लिटा दिया गया और डंडे बरसाए गए। डंडे मारने वाले व्यक्ति ने जमीन पर पड़े लड़के के गले पर अपने पैर रखकर दबा दिया। मुंह में कपड़ा ठूंसने की कोशिश की गई। पिटाई से घबराकर वो लड़का किडनैपरों के आगे रहम की भीख मांगता दिखा। आप जो बोलेंगे करेंगे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन किडनैपर उस लड़के पर रहम खाने की बजाय उसे और ज्यादा पीटते दिखे और पिटाई का पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इसी तरह दूसरे किडनैपर ने बंधक बनाए गए एक और लड़के को बुरी तरह पीटा। गुजरात के गांधीनगर के बापूपुरा और बड़पुरा के रहने वाले चारों लड़के 19 अक्टूबर को डंकी रूट के जरिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए घर से निकले थे। डंकी रूट अवैध तरीके से विदेश जाने वाले रास्तों को कहा जाता है और उन चारों लड़कों ने भी यही रास्ता ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अपनाया था, लेकिन तेहरान में उनका अपहरण कर लिया गया। तेहरीन एयरपोर्ट के बाहर निकले, वहां से उनका कोई अपहरण हो गया था। किडनैपरों ने उन्हें बंधक बनाकर न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उनके घर वालों से 2 करोड़ की फिरौती भी मांग ली। हमने जो वीडियो देखे उसमें वो खंडरी 2 करोड़ की कर रहे थे। उन लड़कों के घर वालों ने बताया कि गांव के ही एक एजेंट के जरिए उन्होंने बिना किसी को बताए डंकी रूट से ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया था। यानी डंकी रूट वाले प्लान के बारे में उनके घर वालों को भी जानकारी नहीं थी। घर वालों ने पिटाई का वीडियो मिलने के बाद यह जाना कि उनके लड़के तेहरान पहुंच चुके हैं। फिरौती की रकम देकर बच्चों को बचाने के लिए परिवार वालों ने करीब 50 लाख रुपए तेहरान भेज दिए, लेकिन किडनैपरों ने उन लड़कों की बातचीत उनके घर वालों से नहीं करवाई, बल्कि वो लगातार उन्हें टॉर्चर करते रहे। बहुत मारा, बस। तेहरान में बंधक बनाए गए बच्चों की पिटाई का वीडियो देखकर घर वालों का कलेजा कांप गया। उन्होंने फिरौती की रकम में 50 लाख रुपए का इंतजाम किया और तेहरान भेज भी दिए। हाँ, पैसा ही परिवार ने घबरा के पहले भेज दिया था, 50-1 लाख रुपया, तो भी उन लोगों ने बच्चों से कोई बात नहीं करवाई। बताया गया कि चारों लड़कों को पहले दिल्ली से बैंकॉक पहुंचाया गया, फिर वहां से दुबई होते हुए वो तेहरान पहुंच गए, जबकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था। तेहरान में एयरपोर्ट पर ही उन्हें बंधक बना लिया गया और जैसे ही इस बात का पता उन लड़कों के परिजनों को चला, उन्होंने चारों लड़कों को बचाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अपहरण के पीछे पाकिस्तानी एजेंट का हाथ होने की आशंका जताई, क्योंकि जिस भारतीय एजेंट के जरिए चारों लड़के ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकले थे, सूत्रों के मुताबिक उसका संपर्क पाकिस्तानी एजेंट से था और उसी ने साजिश के तहत चारों लड़कों को किडनैप करवा दिया। बंधक बनाए जाने के बाद चारों लड़कों के घर वालों ने गांव के सरपंच को पूरी बात बताई
और इसके बाद गांव के सरपंच ने पुलिस और मनसा सीट से विधायक जेएस पटेल से संपर्क किया। विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा। लेटर में चारों लड़कों को तेहरान से सकुशल छुड़ा लेने की गुहार लगाई गई। अमित शाह ने विदेश मंत्रालय और तेहरान में भारत के दूतावास से संपर्क किया। कई दस्तावेज भारत से तेहरान भेजे गए। इसके बाद चारों लड़कों को किडनैपरों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। उधर भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। बीएसएफ ने पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा से महज 24 घंटों में 3 ड्रोन और आधा किलो हेरोइन पकड़ने का दावा किया। इसके बाद बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से भारत में नशे की तस्करी की कोशिश को विफल करने का दावा किया। पंजाब के तरन तारण में सुरक्षा बल के जवानों ने एक सूचना के आधार पर धान के खेत में छिपे एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से सुरक्षा बल को 1.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स मिले। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों ने ब्लास्ट कर विस्फोटक को नष्ट किया। सुरक्षा बल के मुताबिक जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां नक्सलियों ने विस्फोटक छिपाया था। इधर बिहार के कटिहार में एक रेस्टोरेंट में बैठे एक युवक और युवती से बदसलूकी करने के आरोप में रामचंद्र मंडल नाम के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। घटना 24 अक्टूबर की बताई गई। युवक ने दावा किया कि वो रात में करीब 8:15 बजे अपनी बहन के साथ उस रेस्टोरेंट में गया था और थोड़ी देर बाद वहां इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल पहुंच गए थे। रेस्टोरेंट में इधर उधर चक्कर लगाने के बाद वो उस टेबल के पास गए जहां दोनों बैठे थे। उन्होंने लड़की की ओर इशारा करते हुए युवक से उसके बारे में पूछा। कौन है? पर जोर क्या करता है? पूछते हैं तो आप मुझे पूछे, हम बोले बहन है। बहन है ऐसे क्या बोलता है? हाँ? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? पूछे कौन है? तो बहन है। इसका जोर है। बोलने का राजा ठीक नहीं है। इस दौरान दरोगा उन पर बुरी तरह भड़कते नजर आए, जबकि युवक उन्हें बार बार यह बताने की कोशिश करता रहा कि वो उसकी बहन है और दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। युवक के साथी ने भी दरोगा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो बार बार इस बात पर अड़े रहे कि युवक के बोलने का लहजा ठीक नहीं था। वहां बैठे एक दूसरे युवक ने भी दरोगा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। रेस्टोरेंट के अंदर उन लड़कों के साथ दरोगा की काफी देर तक बहस होती रही और उसकी वजह से वहां हंगामा बढ़ता चला गया। उन दोनों युवकों ने दारोगा को यह समझाने की कोशिश की कि वो रेस्टोरेंट में कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, ना ही गलत तरीके से बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी वहां का माहौल गरमाया रहा और उनके बीच तीखी बहस होती रही। रेस्टोरेंट के अंदर दूसरे लोग भी नजर आए जो चुपचाप पूरी घटना को देखते रहे। इस दौरान उन लड़कों ने दारोगा को बार बार ये समझाने की कोशिश की कि वो रेस्टोरेंट में न तो कोई गलत काम कर रहे थे, न ही गलत तरीके से बैठे थे। उन लड़कों ने दारोगा के चिल्लाने और उनके बात करने के तरीके पर भी सवाल उठाए, जबकि उनसे बहस कर रहे दारोगा रामचंद्र मंडल ये दलील देते रहे कि वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। उसी दौरान दारोगा के साथ वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी भी रेस्टोरेंट में बैठे उन युवकों से उलझ गए और वो भी दारोगा रामचंद्र मंडल के साथ उन लड़कों से बहस करने में जुट गए। लेकिन रेस्टोरेंट में आए वो लड़के लगातार उनका विरोध करते रहे। उन्होंने दावा किया दारोगा के पूछने के बाद उन्होंने सिर्फ उन्हें जवाब दिया था। युवकों के बहस करने की वजह से दारोगा बुरी तरह तमतमाए नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उन लड़कों को गुस्से में पीटने लग जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनके बीच बहसबाजी बंद नहीं हुई। इसी दौरान युवक के साथ आई लड़की ने बहस कर रहे दारोगा का अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसे ऐसा करते देख दारोगा रामचंद्र मंडल एक बार फिर भड़क गए। उन्होंने गुस्से में मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया।
कैमरा लगा जरूरी है यहाँ, क्या दिक्कत है? ये वाला काम नहीं कर रहा है, पूरा काम कर रहा है कैमरा, और क्या क्या मतलब है? मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग बंद करने की बात पर भी उनके बीच कुछ देर तक बहस होती रही और काफी हल्ला हंगामा होने के बाद रेस्टोरेंट से वो दोनों युवक और युवती चले गए। उन्होंने दारोगा रामचंद्र मंडल पर बदसलूकी और बिना बात के उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। अगले दिन उन्होंने रेस्टोरेंट में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और जैसे ही इसकी भनक बड़े पुलिस अधिकारियों को लगी, मामले में एक्शन ले लिया गया। रेस्टोरेंट में लड़की के साथ आए लड़के के साथ बहस करने वाले दारोगा रामचंद्र मंडल को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि दारोगा को रेस्टोरेंट में कुछ बदमाशों के बैठे होने की जानकारी मिली थी और इसी वजह से वो वहां जांच के लिए गए थे। रेस्टोरेंट में कुछ असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं, जिसके जांच एवं सत्यापन में दल बल के साथ ये वहां पे पहुंचे। दावा किया गया कि जांच के दौरान उनकी रेस्टोरेंट में बैठे युवकों से बहस हो गई थी। हालांकि इस मामले में एसपी ने जांच के आदेश दे दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि कटिहार में जिस पुलिसकर्मी ने एक लड़के लड़की को परेशान किया था, उनको सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन अगर घटना का वीडियो नहीं होता तो क्या पुलिस मानती? कटिहार में रेस्टोरेंट में ये इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए और लगे एक लड़के लड़की से सवाल करने कि कौन है लड़की। लड़के ने बताया कि बहन है, तो कहने लगे कि बहन है तो तेवर ऐसे क्यों है जवाब देने के? लहजा ठीक नहीं है। लहजा ठीक नहीं है मतलब? पहली बात तो आप कौन होते हो किसी से भी सवाल पूछने वाले? वो कहने लगे हम किसी से भी सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? कोई लोग आराम से बैठे हैं तो? पुलिस कह रही है कि वहां असामाजिक तत्वों के होने की सूचना मिली थी, तो लड़के लड़की को क्यों परेशान करने लग गए? लड़के ने बताया बहन है, और बहन नहीं भी होती तो क्या फर्क पड़ता? कोई लड़का लड़की रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते? कोई कानून है ऐसा? पूरी टीम जांच करने पहुंच जाती है पुलिस की, उनको कोई कानून नहीं पता? कानून नहीं पता तो पुलिस में कैसे हैं ये लोग? क्या मतलब? आपने क्या सोचा? लड़का लड़की दोस्त होंगे और दोस्ती के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते होंगे, तो आपने सोचा उनको डराया जाए। ये हुआ क्या? लड़के के तेवर छोड़िए, उसका लहजा छोड़िए, आपका लहजा क्या है? आपके तेवर देखकर तो यही लगा कि आप डराने पहुंच गए। अरे क्राइम पकड़िए ना भाई साहब, पब्लिक को धमकाने कहां पहुंच जाते हैं? और वीडियो नहीं होता तो क्या ये सस्पेंड होते कभी? कोई मान ही नहीं सकता कि ये सस्पेंड हो जाते। और ये जो पब्लिक के साथ करते हैं वो ऐसे पुलिस वालों के साथ क्यों ना हो? वीडियो में जो करते हुए ये पकड़े गए हैं तभी सस्पेंड हुए हैं ना, तो वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे? पब्लिक कुछ करती हुई पकड़ी जाती है तब तो जुलूस निकाले जाते हैं, उठक बैठक लगवाई जाती है, ये माफी भी नहीं मांगेंगे? सस्पेंड होने के बाद जांच में दोषी पाए गए तो उनका क्या किया जाएगा? बिना बात के धौंस दिखाने वालों की तो उसी तरह मिसाल बनाई जाए ना जैसे पब्लिक की बनाई जाती है। 100 बात की एक बात, उधर केंद्र सरकार में 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी। सरकार ने जनवरी में ही इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। बड़ा फैसला लिया गया। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। बीजेपी नेता विजय गोयल ने देश की राजधानी दिल्ली के अंग्रेजी नाम दिल्ली की स्पेलिंग बदलने की मांग की। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी जिसमें दिल्ली की स्पेलिंग DILLI दिल्ली करने की अपील की गई। ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है जो कि गलत है, इसका उच्चारण भी गलत है, तो इसको लिखा जाना चाहिए DILLI। दिल्ली में 12 नगर पार्षदों के खाली पदों को भरने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। 3 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने लूटपाट के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर के मनोहरपुर इलाके में उस वक्त हाहाकार मच गया जब वहां यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस बिजली के हाई टेंशन तार से टकरा गई। हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद बस में करंट फैल गया, उसमें आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए, क्योंकि हाई टेंशन तार से टकराने के बाद उस स्लीपर बस में पहले करंट फैला
उसके बाद उसमें आग लग गई। इसका पता चलने के बाद बस में बैठे यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। जान बचाने के लिए उनके बीच चीख पुकार मच गई, लेकिन यात्रियों के बीच हाहाकार तब मच गया जब आग लगने की वजह से बस में रखे एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद तो पूरी बस आग के गोले में बदल गई। जान बचाने के लिए लोग खिड़कियां तोड़कर बस से बाहर कूदने में जुट गए, लेकिन इसके बाद भी बस में बैठे कुछ यात्री आग में बुरी तरह झुलस गए। यात्रियों से भरी स्लीपर बस में आग लगने की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आसपास रहने वाले लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ते हुए वहां पहुंच गए और बस से लोगों को निकालने में जुट गए। थोड़ी देर बाद वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम भी पहुंच गई। इसके बाद बस में आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक पूरी बस और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जयपुर के मनोहरपुर इलाके में बस जा रही थी। मनोहरपुर इलाका जयपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बस में कई मजदूर और उनके परिवार वाले थे जिन्हें ईंट भट्टे पर काम करने के लिए ले जाया जा रहा था, और इसी वजह से बस के ऊपर मजदूरों का काफी सामान रखा हुआ था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उस स्लीपर बस में बच्चों और महिलाओं समेत 68 लोग सवार थे। हादसा तब हुआ जब वो बस मनोहरपुर इलाके में मौजूद एक ईंट भट्टे की तरफ जाने के लिए बढ़ी और ड्राइवर ने उस बस को एक कच्चे रास्ते पर उतार दिया। उसी दौरान बस के ऊपर रखी एक बाइक का एक हिस्सा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। बाइक के हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद बस में करंट फैल गया, जिससे वहां कोहराम मच गया। ऊपर बाइक थी और सिलेंडर थे। ये देखिए, क्या ये गैस के सिलेंडर नजर आ रहे हैं। जैसे ही बाइक के अंदर ऊपर आग लगी, फिर उसके बाद में सिलेंडर में धमाका हुआ। इस भयानक हादसे में कई लोग झुलस गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए जयपुर भेजा गया। और आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद सबसे पहले बस के टायरों में आग लगी थी। लोगों ने दावा किया आग लगने के बाद बस में रखे सिलेंडर में भी धमाका हो गया, और सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से ही बस में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया था। ये सिलेंडर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 तो यही नजर आ रहे हैं। 15 से ज्यादा सिलेंडर थे गैस के। बस में सवार एक मजदूर ने बताया कि मना करने के बाद भी ड्राइवर बस को हाई टेंशन लाइन के नीचे ले गया था। पता नहीं क्या लग गया, वो टच हो गई, और उसे अगर तार जब बिल्कुल नजदीक था उसे तो उन्हीं पीछे रोक देना चाहिए था। इस हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुख जताया और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखा तो चप्पल से पति की पिटाई कर दी। गुस्से से आग बबूला हुई महिला के पति और दूसरी महिला को एक होटल के कमरे में पकड़ा गया और इसके बाद उन्होंने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। नहीं खोलेंगे, दीवार भी तोड़ेंगे और फिर क्या कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपने पति को बाहर निकलने के लिए धमकाया, लेकिन जब वो बाहर नहीं आए तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही उनके पति ने दरवाजा खोला वो उन पर टूट पड़ी और उन्होंने अपने पति पर चप्पलों की बरसात कर दी। इस दौरान उनके परिवार वाले भी वहां मौजूद रहे। वो महिला उनके सामने ही अपने पति को बुरी तरह मारती रही। इस दौरान उनके पति ने अपना बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतने ज्यादा गुस्से में थीं कि वो लगातार उन्हें मारती रहीं। गुस्से में उन्होंने अपना दुपट्टा उतारा और उससे अपने पति का गला घोंटने की कोशिश भी की। इस दौरान उनके पति के साथ वहां मौजूद महिला सफाई देती भी नजर आई। इसके बाद उन दोनों महिलाओं में जोरदार बहस हो गई। काफी देर तक उस होटल में हंगामा चलता रहा। उधर गुजरात में अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में मरीज का इलाज करने से इनकार करने पर एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। चौंका देने वाला मामला अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल का रहा। वहां एक बच्ची को बुखार होने पर उसके परिवार वाले अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी डॉक्टर से किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद तो डॉक्टर ने न सिर्फ इलाज करने से मना कर दिया बल्कि बच्ची के परिजन पर हाथ भी छोड़ दिया। क्या हम नहीं पूछ सकते? मोबाइल नीचे करो। क्यों मोबाइल क्यों हम नीचे करें? क्या हो गया? सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ करता ही नहीं है। इधर आ जाओ। क्यों मोबाइल? आप चिल्ला, हमने आपसे बोला कि मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। हमने क्या बदतमीजी की है? आप बाहर आ जाओ, बात कर लेने का। मरीज के परिवार वाले रेजिडेंट डॉक्टर के सामने काफी देर तक हाथ पैर जोड़ते रहे ताकि वो बीमार बच्ची का इलाज करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने मरीज के परिजनों पर बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया और साफ कह दिया कि बच्ची का इलाज नहीं करेंगे। जिस डॉक्टर की उनसे बहस हुई वो रेजिडेंट डॉक्टर है, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद वो सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में वहां लोगों का इलाज करती हैं।
लेकिन बखेड़ा तब खड़ा हो गया जब उन्होंने बीमार बच्ची का इलाज करने से इनकार कर दिया, जबकि बच्चे के परिजन लगातार मिन्नतें करते दिखे। इस लड़की को आप इलाज नहीं करने वाले मैम? इलाज करने वाले इसके या नहीं, मुझे हाँ या ना का जवाब दीजिए। अभी मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, इसको अगर कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर पर मारपीट और बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। मेरे को यहाँ पे उसने लाफा भी मारा है। कभी मारा? अभी। हैरान कर देने वाला मामला अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल का रहा। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने घटना की जांच कराने और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। सौ बात की एक बात यह कि अहमदाबाद में सरकारी अस्पताल की डॉक्टर पर इंक्वायरी बैठा दी गई, क्योंकि उनका एक मरीज के परिवार वालों से ऐसा झगड़ा हुआ कि सब हैरान रह गए कि डॉक्टर ऐसे कैसे कर सकती। डॉक्टर की तरफ से कहानी क्या थी वो तो पता नहीं है, लेकिन वीडियो में दिखा कि वो एक तो आरोप लगा रही है कि मरीज बदतमीजी कर रहा है, मरीज के परिजन, और वो वीडियो बनाने से भी नाराज हो गई और फोन पर हाथ भी मारा और कह दिया नहीं करूंगी इलाज। अब चाहे जो भी मामला रहा हो, मरीज के परिजन तो परेशानी की हालत में होते ही हैं, ये डॉक्टरों को भी समझना पड़ेगा। और अगर आप हाथ मारते हुए, इलाज करने से मना करते हुए दिखोगे तो कोई आपके लिए कैसे बोलने आएगा? प्राइवेट अस्पताल में कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है, तो सरकारी अस्पताल में ये सब करने की हिम्मत कहां से आती? मरीज तो मरीज है ना। अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड को परिजनों को हैंडल करना चाहिए था और नहीं किया, तो आप उनको बोलो। आपको सरकारी विभाग के अधिकारियों के मैनेजमेंट से शिकायत करनी है, वहां करो। मरीज देखने से कैसे मना कर सकते? आपने नौकरी चुनी है ना, सरकारी अस्पताल की नौकरी आपने चुनी है, वहां रेजिडेंट डॉक्टर आप हो, उसमें मरीज की क्या गलती? 100 बात की एक बात, उधर दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए वहां दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों को लेकर सख्त नियम बना दिए गए। प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आ सकेंगी। हालांकि सामान ढोने वाली गाड़ियां जिनमें BS4 का इंजन लगा है, वो 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में एंट्री कर सकती हैं। मथुरा में देर रात कुछ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी को लूटने की कोशिश की। एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने पहले तो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया और उनके पीछे दूसरी मोटरसाइकिल पर पहुंचे उनके साथी पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर हमला कर वहां से भाग गए। हरियाणा के पानीपत में एक ढाबे में हथियार दिखाकर धमकी देने के आरोपी SI को लाइन हाजिर करने के बाद अब ट्रांसफर कर दिया गया। एक ढाबे के अंदर हुई इस घटना के CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ढाबे के अंदर जमकर मारपीट की गई। वहां 5 लोगों ने मिलकर ढाबे के एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। जिन लोगों ने मारपीट की वो कांकेर जेल में तैनात पुलिसकर्मी बताए गए। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक सरकारी स्कूल में एक छात्र को कांटेदार झाड़ी से पीटने के आरोप में टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। दंग कर देने वाला मामला शिमला के रोहड़ू इलाके का रहा। वहां प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर ने उस बच्चे पर कंटीली झाड़ी से वार किए, और वो भी तब जब वो छात्र नंगे बदन था। शरीर के ऊपरी हिस्से पर उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। बताया गया कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले उस छात्र को चोरी करते पकड़ लिया गया था। इसी के बाद टीचर का गुस्सा भड़क गया। कांटे वाली झाड़ी से वार कर रही टीचर ने बच्चे को पैंट उतारने के लिए भी कह दिया। जिस कमरे में उस छात्र के साथ बेरहमी की गई वहां कई लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने भी उस टीचर को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि वो बच्चा बुरी तरह रोता बिलखता रहा। प्राइमरी स्कूल की टीचर को भी उस पर तरस नहीं आया, और तो और वो बच्चे की पैंट उतरवाने की जिद पर अड़ गई। भड़की हुई टीचर पर तो जैसे खून सवार था। उनका गुस्सा लगातार बढ़ता ही गया। हैरान कर देने वाला मामला शिमला के रोहड़ इलाके में मौजूद प्राइमरी स्कूल का रहा। वहां उस छात्र को कांटेदार झाड़ी से पीटने वाली हेड टीचर को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी के एक नेता और नगर आयुक्त के बीच हुई बहस का मुद्दा थाने तक पहुंच गया।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया और नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी नगर आयुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। कुछ दिन पहले वहां अतुल राजा नाम के बीजेपी नेता नगर आयुक्त से किसी मामले की शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन तब बीजेपी नेता अतुल राजा और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के बीच कहासुनी हो गई थी। अरे नहीं सुनोगे फिर हमें वो शुरू करना पड़ेगा आपके खिलाफ, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे फिर आप? जब हमारे खिलाफ आप सुनेंगे हमसे कोई? कितने दिन हो गए अधिकारियों को सबको मालूम है, यही सबको मालूम है। क्या मालूम? चढ़ क्यों रहे भाई साहब? कैसे बात कर रहे हैं? चढ़ क्यों रहे हैं? क्या मालूम? चढ़ क्यों रहे भाई साहब? अरे चढ़ो मत, ना धक्का नहीं, अलीगढ़ में नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी नगर आयुक्त के इस बर्ताव पर बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने नगर आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग शुरू कर दी। अपनी इसी मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता अलीगढ़ में गांधी पार्क थाने के बाहर जमा हो गए। वहां उन्होंने पहले तो नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और फिर बीजेपी नेता से बदसलूकी करने के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अलीगढ़ में गांधी पार्क थाने के बाहर इकट्ठा हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा को बर्खास्त करने के भी नारे लगाए। बर्खास्त करो। थाने के बाहर जमा बीजेपी कार्यकर्ता काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे और तो और उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने में भी टालमटोल करने की कोशिश की। हालांकि बाद में बीजेपी की तरफ से थाने में लिखित शिकायत दी गई। बीजेपी नेता अतुल राजा ने चेतावनी दी कि अगर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि अतुल राजा के मुताबिक वो पहले भी इलाके की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ जन समस्याएं थी क्षेत्र में, उन जन समस्याओं को बताने के लिए नगर निगम में मैं उनसे मिलने भी गया था नगर आयुक्त महोदय से, परंतु वो उठ जाते थे, लेट हो जाते तो यहाँ पर नहीं मिलते थे। बीजेपी नेता अतुल राजा ने बताया कि जिस दिन नगर आयुक्त से बहस हुई थी उस दिन भी वो किसी मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे। अगर वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित ना होते और उनका प्राइवेट ऑफिस में होता तो शायद वो मेरे साथ मारपीट भी कर सकते थे। बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने नगर आयुक्त के खिलाफ एक्शन न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उधर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां सिविल अस्पताल के लिए 5 साल पहले लाखों की कीमत से खरीदा गया जनरेटर सेट कभी चालू ही नहीं किया गया, जबकि बिजली जाने पर अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके तीमारदार भारी परेशानी उठाने को मजबूर हो गए। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक भारी भरकम जनरेटर सेट को कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए खरीदा गया था, लेकिन सिविल अस्पताल में 5 साल में न तो ऑक्सीजन प्लांट ही बन सका और न ही उसके लिए खरीदा गया जनरेटर सेट ही चालू किया जा सका। कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो किसी कारणवश बाद में कोरोना काल खत्म होने के बाद नहीं बना, क्योंकि वो कोविड काल निकल गया था। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जनरेटर सेट भारी भरकम है और उसे चलाने के लिए ज्यादा मात्रा में डीजल खर्च करना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन प्लांट के नहीं बनने और ज्यादा डीजल खर्च होने की वजह से बीते 5 साल से जनरेटर सेट धूल फांकता रहा। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने लाखों की कीमत वाले जनरेटर सेट को 5 साल बाद चालू करवाने का फैसला किया। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल में एक छोटा जनरेटर सेट पहले से मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द इस बड़े जनरेटर सेट को भी चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले से लगाए गए जनरेटर सेट की क्षमता बेहद कम है और अस्पताल में बिजली कटने के बाद आए दिन मरीजों को और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 5 साल से अस्पताल में बंद पड़े जनरेटर सेट का मुद्दा सुर्खियों में आया तो अस्पताल प्रशासन ने इसे चालू करने का फैसला किया। अभी ये प्लान किए हैं कि उसको हमारे अस्पताल में उसको मर्ज करेंगे, तो उसके लिए नई लाइन जो है वो लगाई जाएगी। अस्पताल में भर्ती लोगों के मुताबिक जनरेटर सेट चालू होने से न सिर्फ मरीजों को राहत मिलेगी बल्कि नर्सों, डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ की सहूलियत भी बढ़ेगी। सौभाग्य की एक बात यह है कि पब्लिक के पैसे को खर्च करने के बाद उसका क्या हो रहा है वो देखने के लिए भी पैसे लगते हैं क्या? खैरागढ़ में सरकारी अस्पताल में जनरेटर ले लिया था कोविड के टाइम ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाया ही नहीं, वो तो लगाया नहीं तो जनरेटर भी नहीं चालू किया। 5 साल से जनरेटर रखा है, लेकिन पब्लिक बिजली जाने पर राम भरोसे चल रही है। तो कोई चेकिंग नहीं होती क्या कि जो संपत्ति है उसका क्या हो रहा है? पब्लिक से तो संपत्ति की हर साल रिपोर्ट मांगते हो, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, और पब्लिक से मिले उसी टैक्स से जो आपने पब्लिक के लिए संपत्ति ली वो कोई नहीं देख रहा, किसी के अंडर नहीं वो विभाग।
उस विभाग के लोग वेतन नहीं ले रहे पब्लिक के पैसे से, देंगे अपनी जेब से हर्जाना जो नुकसान हो रहा है 5 साल से। एक तरफ रोना रोते रहते हो कि सरकारी अस्पतालों में कुछ लेने के लिए बजट बड़ी मुश्किल से पास होता है, और यहां जनरेटर लेकर रखा है, कोई चलाने को राजी नहीं, कोई लाइन जोड़ने को राजी नहीं। अभी कह दो कि ठेका देना है किसी को जनरेटर का, तो देखो ठेका देने के नाम पर सरकारी लोग कैसे एक्टिव हो जाएंगे। इनकी अपनी बिजली कोई काटे तो शायद कुछ हो, 100 बात की एक बात। उधर बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तार तौकीर रजा को कोर्ट से राहत नहीं मिली। बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना तौकीर रजा की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया। मामले की सुनवाई 11 नवंबर को फिर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लूट और डकैती के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी 2 महीने पहले एक कारोबारी से 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गया था। जवाबी कार्रवाई की गई तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और जो दूसरा व्यक्ति है वो भाग गया है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में उनमें एक बदमाश घायल हो गया। बताया गया कि उन दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। मार्च राज्य के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी नाम की पार्टी के नेता बच्चू कडू की अगुवाई में हुआ। बताया गया कि वहां पूरे महाराष्ट्र से सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे और ट्रैक्टर मार्च नागपुर की जिस सड़क से गुजरा वहां सब कुछ ठप हो गया। मार्च में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मार्च के दौरान एक जगह तो लोगों ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू को कंधे पर उठा लिया। इसके बाद उन्होंने भीड़ को संबोधित किया, तब जाकर उनका काफिला आगे बढ़ पाया। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने राज्य सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। जो हमारी मांगनी है वो उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी इधर जान भी जाएंगी तो भी हम इधर आज जान देने के लिए तैयार है। बच्चू कडू ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उधर उत्तराखंड के रुड़की में एक सरकारी स्कूल में बंद एक बच्चे को ताला तोड़कर बाहर निकाला गया। लोगों के मुताबिक वो बच्चा क्लासरूम में सो गया था और छुट्टी होने के बाद उसे क्लासरूम में ही बंद कर दिया गया। बताया गया कि काफी देर के बाद उस स्कूल से रोने की आवाज आई तो आसपास मौजूद लोग घबराए और उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उन्होंने पुलिस को जानकारी दे दी। वहां एक पुलिसकर्मी के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने उस स्कूल का ताला तोड़ा। स्कूल का ताला तोड़ते ही बच्चे को बाहर निकाला गया और डरा सहमा हुआ वो बच्चा उस पुलिसकर्मी से लिपट गया। इस दौरान वो रोता बिलखता नजर आया और वहां मौजूद वो लोग उसे संभालते दिखाई दिए। क्योंकि काफी देर तक क्लासरूम में बंद रहने की वजह से वो घबराहट में कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था। हालांकि वक्त पर उस पुलिसकर्मी के साथ आसपास के लोग उस स्कूल में पहुंच गए। बच्चे को स्कूल से बाहर निकालने के बाद उसे सुरक्षित घर पहुंचाया गया। लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने उस स्कूल के टीचरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया। बच्चे के मुताबिक क्लासरूम में उसे नींद आ गई थी और छुट्टी होने के बाद उसे किसी ने नहीं जगाया। कैसे बंद कर गया है तुम्हें? बताया गया कि 2 घंटे तक वो स्कूल के क्लासरूम में सोता रहा। रुड़की के गंगनहर इलाके में हुई इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन पर लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये खुली स्कूल की लापरवाही है, बच्चों को कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार होता? वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खुले गटर में गिरने से 9 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नगर निगम वहां शौचालय बनाने का काम कर रहा था। आरोप लगा इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों ने गटर का ढक्कन खुला ही छोड़ दिया और इसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई। बताया गया कि वो बच्चा खेलते खेलते उस गटर के पास गया और उसमें गिर गया। काफी देर तक चली खोजबीन के बाद गटर से बच्चे का शव बरामद किया गया। इसके बाद कुछ लोग उसे सीपीआर देते भी नजर आए, लेकिन जब उस बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो उसके परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे के परिवार वालों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। सौभाग्य की एक बात यह कि फिर खुले गटर में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जान चली गई। 9 साल के बच्चे की गाजियाबाद में जान चली गई। सरकारी शौचालय बन रहा था, साइड का गटर खुला छोड़ दिया, बच्चा गिर गया, बाद में शव मिला।
सोच सकते हैं मां बाप की हालत। शौचालय के गटर से बच्चे का शव मिला। कौन लोग होते हैं इन निगमों में, सरकारी विभागों में, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? खुले सीवर खुले छोड़ देते हैं, खुले गटर छोड़ देते हैं, खुले नाले छोड़ देते हैं। इन कामों के जब ठेके दिए जाते हैं तो ठेकों पर जिन सरकारी लोगों के साइन होते हैं वो जाएंगे बच्चों के परिवार के पास। शक्ल दिखा सकते हैं अपनी वहां पर? उनकी शक्ल तो कहीं दिखती नहीं किसी को। हां, पब्लिक को कोई नोटिस देना हो तो तनकर आ जाते हैं ये निगम वाले, ये अवैध है, वो अवैध है, ये ऐसे नहीं बना सकते, वो ऐसे नहीं बना सकते। पब्लिक को तो लेक्चर देने आ जाते हैं, पब्लिक पर तो जुर्माना लगाने आ जाते हैं, पब्लिक को तो कानून का नोटिस देने आ जाते हैं, पब्लिक पर बुलडोजर चलाने आ जाते हैं। इन पर कुछ नहीं चलेगा बुलडोजर। ये हत्या नहीं होती और क्या है? तो फिर अगर आप पब्लिक के गिरने के लिए खुले गटर छोड़ देते तो यह हत्या नहीं है तो क्या है? कोई अधिकारी गिर जाता है इसमें तो क्या करते? जो कानून पब्लिक पर झाड़ने आते हो वो अपने ऊपर लगाओ। अब 100 बात की एक बात। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भ्रष्टाचार के आरोपों में वन विभाग के 2 अफसरों पर कार्रवाई हो गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में वन विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप लगा कि वन चौकी प्रभारी और वनपाल ने करीब 1,58,000 का फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल लिए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बस में भीषण आग लग गई। बस के पिछले हिस्से से लपटें उठती दिखी। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। जिस बस में आग लगी उसका इस्तेमाल यात्रियों को विमान तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। पंजाब के मोहाली में चिड़ियाघर में चार्जिंग स्टेशन पर आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां चिड़ियाघर घुमाने वाली करीब 20 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्जिंग पर लगी हुई थीं। सभी गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। उधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में वीडियो बनाने पर लात मारने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। वो पुलिसकर्मी वहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद पहुंचे थे, क्योंकि जमीन को लेकर हुई लड़ाई में एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें घायल कर दिया गया था। पुलिस की टीम इसी मामले पर पूछताछ कर रही थी और तभी एक युवक ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात से नाराज अभिषेक कुमार नाम के पुलिसकर्मी ने लात चला दी। ईमानदारों के किया जा रहा है यहाँ दबाव। 112 ने आया और किया जा रहा है दबाव। और यहाँ पे देखिए ये सब है साहब लोग। तंग कर देने वाला मामला सोनभद्र के विंडमगंज थाना क्षेत्र का रहा। वहां जो व्यक्ति जमीन विवाद की लड़ाई में घायल हुए वो पुलिस के पैर पकड़ते नजर आए और दावा किया गया कि उन्होंने पुलिस से मांग की कि पहले उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए, फिर केस दर्ज किया जाए। लेकिन आरोप लगा कि पुलिस वालों ने घायल व्यक्ति की कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। और इसी बीच जब उस युवक ने वीडियो बनाया तो अभिषेक कुमार नाम के पुलिस वाले का गुस्सा भड़क गया। अभिषेक कुमार ने युवक के मोबाइल फोन पर लात मारकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने उस युवक को गंदी गंदी गालियां दी, लेकिन अभिषेक कुमार के इस बर्ताव ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। पुलिसकर्मी का यह कार्य अशोभनीय और अनुशासनहीनता की श्रेणी में पाया गया है और इसीलिए सोनभद्र के एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दे दिए। उधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक नाबालिग लड़की और एक लड़के की शादी कराए जाने के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। बताया गया कि जब वो लड़का लड़की से मिलने पहुंचा तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और एक मंदिर में उनकी शादी करवा दी। यही नहीं, उनकी शादी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया गया और उस वीडियो में वो दोनों एक दूसरे को माला पहनाते नजर आए। इसके बाद वो नाबालिग लड़का उस नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर भी भरता दिखाई दिया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद दिखे। उनमें एक व्यक्ति ने तो रस्में पूरी होने के बाद उन्हें एक तोहफा भी दे दिया और उस व्यक्ति के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने का दावा किया गया। बताया गया कि वो दोनों नाबालिग मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच गांव के लोगों ने उन्हें देख लिया और आरोप लगा कि गांव के लोगों ने ही उन नाबालिगों की शादी करवा दी। लेकिन इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने एक्शन ले लिया। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति न्यायालय के सामने पेश किया और पुलिस उन दोनों नाबालिगों की शादी करवाने वाले लोगों की पहचान करने में जुट गई। इन दोनों बच्चों को अभी प्रस्तुत किया है CWC के समक्ष और जिसमें लड़की को वन स्टॉप सेंटर में आवासित करा दिया हम लोगों ने और लड़के को चाइल्ड लाइन में आवासित करा दिया। नाबालिग लड़के और लड़की की शादी का वो वीडियो फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र का बताया गया। पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गे को अमेरिका में दबोच लिया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जगदीप सिंह मौजूदा समय में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के लिए काम कर रहा था। 3 साल पहले वो दुबई होते हुए अमेरिका भाग निकला था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कुछ लड़कों पर अपने एक दोस्त के प्राइवेट पार्ट्स काटने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उन लड़कों ने पहले अपने दोस्त के साथ शराब पार्टी की और फिर उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि एक बच्ची की साइकिल से एक व्यक्ति को टक्कर लग गई थी। आरोप लगा कि इसके बाद उस व्यक्ति ने उस बच्ची को थप्पड़ मार दिया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गंगा मेले में घाट किनारे लगाए गए तंबू को उखाड़ने पर कुछ श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया। नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को एसडीएम की गाड़ी ने टक्कर मार दी। और इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनके बेटे और साले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हंगामे के दौरान एक महिला गंगा घाट पर बेसुध लेटी दिखी। उनके आसपास मौजूद लोग पुलिस प्रशासन पर बुरी तरह भड़कते दिखाई दिए। कप्तान, सीओ, 50 पुलिसकर्मी मेरी पत्नी को सब लोगों के सामने गाड़ी से टक्कर मार के गए। मेरे लड़के को अरेस्ट करके ले गए। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने न सिर्फ उनके तंबू उखाड़ दिए बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की। नाराज लोगों ने प्रशासन के अफसरों पर गंगा मेले में तंबू लगवाने की व्यवस्था में मनमानी करने का आरोप लगाया और यह दावा किया कि पुलिस प्रशासन के लोग अपने खास लोगों के लिए गंगा घाट पर तंबुओं को मनमाने तरीके से लगवा रहे हैं, जबकि आम लोगों के तंबू उखाड़ दिए गए। हंगामा कर रहे लोगों को समझाने के लिए एडीएम गरिमा सिंह गंगा घाट पर कई अफसरों के साथ पहुंची। उन्होंने कार की टक्कर में घायल हुई महिला को अस्पताल भेजने और उनका इलाज करवाने की बात कही। लेकिन पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे लोगों ने टक्कर मारने वाली एसडीएम को गंगा घाट पर बुलाने की मांग शुरू कर दी। मैडम, एक मिनट मेरी बात सुनो। वो एसडीएम मैडम यहाँ होनी चाहिए जो गाड़ी से। नाराज व्यक्ति ने गिरफ्तार किए गए अपने बेटे और साले को तुरंत छोड़ने की मांग भी एडीएम के सामने रखी। प्रशासन के मुताबिक 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे गंगा मेले के लिए कुछ लोगों ने बिल्कुल गंगा घाट के करीब तंबू लगा लिए थे, इसलिए उन तंबुओं को वहां से हटवा दिया गया। लेकिन इसी दौरान हंगामा हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में सेंट्रल मार्केट की दुकानें तोड़े जाने के आदेश जारी होने के बाद वहां के कई व्यापारी धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया गया कि वो पूरा मार्केट रिहायशी इलाके की जमीन पर बनाया गया। इसी वजह से वहां की 1460 दुकानों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी किए गए। और इसी के विरोध में वहां के व्यापारियों ने बड़ी रैली निकाली। वो सब दुकानें बंद कर सड़क पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि उनकी दुकानों पर बुलडोजर न चलाया जाए। जब तक हमारे को लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारी जो ये बंदी है ये जारी रहेगी। उनमें कई व्यापारी तो अपने परिवार के लोगों के साथ धरने पर बैठे दिखे, क्योंकि प्रशासन ने वहां की 1460 दुकानों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी कर दिए। उधर बिहार के भागलपुर में छठ के दौरान गंगा में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया चारों बच्चे छठ के लिए गंगा किनारे घाटों की सफाई कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जैसे ही वो नदी में उतरे तो गहरे पानी में डूबते चले गए। खबर मिलने पर पुलिस ने गोताखोरों को बुला लिया और हादसे के बाद गोताखोरों ने गंगा नदी में उन बच्चों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद खत्म हो गया, फिर सबको हल्ला किया, हम लोग हॉस्पिटल ले गया, हम लोग भी गए। लेकिन खबर मिली कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके परिजन उनके शव को गले से लगाकर रोते बिलखते दिखे। दिल दहला देने वाली यह घटना भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में हुई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। उधर ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने बड़े पैमाने पर छटनी करने का फैसला कर लिया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने करीब 30,000 नौकरियों में कटौती करने का फैसला कर लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी ने खर्चों में कटौती के लिए छटनी की तैयारी कर ली। 2022 में भी कंपनी ने एक साथ 27,000 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया था। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। आईएएस अधिकारी हिमांशु नागपाल को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया। इसी तरह आईएएस अधिकारी कृतिका ज्योत्सना को बस्ती जिले का नया डीएम बना दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह हरियाणा के अंबाला में फाइटर जेट राफाल में उड़ान भरेंगी। इससे पहले वो 2023 में असम के तेजपुर एयरपोर्ट स्टेशन पर सुखोई 30 MKI विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। उधर बंगाल की खाड़ी से उठे ताकतवर चक्रवाती तूफान मोंथा से निपटने के लिए राहत और बचाव एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। अनुमान है कि मोंथा तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश में हो सकता है।
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जब समुद्र तट से मोंथा तूफान टकराएगा तो इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा हो सकती है, जिसका अंदाजा तूफान के आने से पहले ही लगाया जाने लगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के ज्यादातर समुद्र तटों पर समुद्र बेहद गुस्से में दिखने लगा। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें तूफान के पहुंचने से पहले ही डराने लगी। मोंथा तूफान के लैंडफॉल से पहले राहत और बचाव एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। अभी फिलहाल ये स्थिति काकीनाडा में है। ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा आज शाम को और इसकी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो लगभग 4 से 5 घंटे तक रहने वाला है। काकीनाडा में समुद्र किनारे बने कुछ मकान तो तूफान के पहुंचने से पहले ही लहरों के साथ बह गए और इसके बाद लोगों में दहशत बढ़ गई। आंध्र प्रदेश की पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने भी समुद्र के किनारे वाले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया, जिसके लिए राहत और बचाव एजेंसियों के लोग घूम घूम कर लोगों के घर पहुंचे। लोग अपना जरूरी सामान बांधकर और घरों में ताला लगाकर जाते दिखे। बचाव एजेंसियों के लोग लाउडस्पीकर के जरिए घूम घूम कर लोगों को चेतावनी जारी करते रहे। मोस्ट वल्नरेबल स्टेट है आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय साउथ ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़, क्योंकि ये हिट करने के बाद नॉर्थ ईस्ट से दिशा करते हुए ओडिशा के मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट होते हुए फिर साउथ छत्तीसगढ़ जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक तूफान से लड़ने के लिए 215 राहत शिविर बनाए गए, जिनमें करीब 3000 से ज्यादा लोगों को तूफान के पहुंचने से पहले ही पहुंचा दिया गया। और इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी दर्जनों टीमों की तैनाती कर दी गई। माना जा रहा है आंध्र प्रदेश में तट से टकराने के बाद मोंथा तूफान की रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन जिस वक्त ये तूफान काकीनाडा के तट से टकराएगा उस वक्त वहां तबाही मचा सकता है और वहां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोंथा उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा, जो महज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन तट से टकराने के बाद उसकी रफ्तार 100 से भी तेज हो गई। काकीनाडा में लैंडफॉल के बाद भी ये तूफान उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसके कारण ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा और उसके बाद छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा भी तूफान की चपेट में आ जाएंगे। यानी तूफान आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करने के बाद कई राज्यों में असर दिखाएगा। अनुमानों के मुताबिक तूफान की वजह से तेज हवाएं और भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का मानना है कि ईस्टर्न घाट यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के समुद्र तट के पास के पहाड़ी इलाके बेहद संवेदनशील हैं। यानी उन इलाकों में तेज बारिश की वजह से कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। माना जा रहा है जिन इलाकों में भारी बारिश होगी वहां पहाड़ खिसकने जैसी घटनाएं भी मुसीबत की वजह बन सकती हैं। ईस्टर्न घाट एरिया में जब तेज बारिश होगा, जो हमारा पूर्वानुमान है, इसमें लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लिप, मॉडस्लाइड्स एंड मॉड सिंक वगैरह हो सकता है और ये एरिया भी प्रोन है ये सभी एक्टिविटी के लिए। इसीलिए राज्य सरकार ने सिर्फ समुद्र के तटों को ही खाली नहीं कराया, बल्कि पहाड़ी इलाकों की भी खास निगरानी शुरू कर दी। हालांकि तूफान का असर सिर्फ आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर नहीं दिखा, बल्कि बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में भी समुद्र के पास तूफान का असर दिखाई देने लग गया, जिसके बाद राज्य सरकारों ने समुद्र में मछुआरों के जाने पर रोक लगा दी, जबकि समुद्र में जहाजों की आवाजाही भी बंद कर दी गई। कई जगहों पर तो बाजारों में पहुंचकर लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी करनी भी शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों की पहले ही पूरे हफ्ते के लिए छुट्टी की जा चुकी है। माना जा रहा है कि तूफान के असर की वजह से अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। आंध्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद तूफान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। उधर भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने एक टूर्नामेंट में अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को हरा दिया। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने क्लच चेस चैंपियंस शोडाउन नाम के शतरंज टूर्नामेंट में अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को मात दे दी। नाकामुरा वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले डी गुकेश को हराने के बाद उनके चेस बोर्ड से राजा का मोहरा उठाकर दर्शकों के बीच फेंक दिया था। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में पश्चिम बंगाल के लिए खेलते हुए गुजरात की टीम के 8 विकेट झटक लिए। उन्होंने पहली पारी में गुजरात के 3 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में 5 विकेट झटके, जिसकी बदौलत पश्चिम बंगाल ने यह मैच 141 रन से जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कालका ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी उमेद जॉन जलालव को 10-0 से हरा दिया। इधर गुजरात के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां कई दिन से हो रही बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इस बीच गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और उफनती नदी में एक व्यक्ति डूबते डूबते बचे। अमरेली जिले के राजुला में तेज बारिश की वजह से कई इलाके तालाब में बदल गए। जानकारी मिली कि वो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजुला के पास पुलिया पार कर रहे थे, लेकिन उस रास्ते पर पानी भरा होने की वजह से उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई
और वो मोटरसाइकिल समेत पानी में गिर गए। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने खुदाई करने वाली मशीन में रस्सी बांधकर उन्हें नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल नदी में समा गई। और अमरेली के अलावा गुजरात के गिर सोमनाथ में भी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। इसके अलावा निचले इलाकों में रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि नदियों का पानी उनके मकानों तक पहुंच गया। पानी भर जाने से उनके मकानों में रखा सामान भी बर्बाद हो गया। इससे उनकी आफत बढ़ गई। गिर सोमनाथ जिले के कई गांव पानी से लबालब हो गए। सड़कें पानी में डूबने से लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। इस बीच झोपड़ियों में रहने वालों के ऊपर कुदरत का कहर टूट पड़ा। उनकी झोपड़ियां कई फीट पानी में डूब गईं। सड़कों और नालों का अंतर ही मिट गया। इसके अलावा खेतों में पानी भर जाने से फसलें बर्बाद हो गई। और नदियों का पानी सिर्फ मकानों तक ही नहीं बल्कि मंदिरों तक पहुंच गया। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश के बाद सरस्वती नदी के उफान पर आने से माधवराय मंदिर में बाढ़ जैसे हालात बन गए और माधवराय मंदिर का परिसर पूरी तरह जलमग्न नजर आया। वहां उफनती लहरें सब कुछ बहा ले जाने को उतारू दिखी। इस बीच मंदिर की सीढ़ियों और रास्ते पर सैलाब बहता दिखा। मंदिर परिसर में कई फीट पानी भर जाने से श्रद्धालुओं के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। मंदिर का मुख्य द्वार आधे से ज्यादा डूबा नजर आया। चारों तरफ पानी भर जाने से आसपास रहने वालों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने अरब सागर में करीब 1500 किलोमीटर दूर जाकर एक घायल मछुआरे की मदद की। भारतीय कोस्ट गार्ड के मुताबिक वहां ईरान के एक जहाज में अचानक धमाका हुआ। विस्फोट में उस जहाज पर मौजूद एक मछुआरा बुरी तरह जख्मी हो गया और इसीलिए भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उसकी मदद की। उन्होंने उस मछुआरे को उस जहाज से निकाला और तुरंत उसका इलाज करवाया। वो धमाका इतना भयंकर था कि उस मछुआरे का पूरा चेहरा झुलस गया। भारतीय कोस्ट गार्ड के मुताबिक वो ईरानी मछुआरा ईरान के एक जहाज पर मौजूद था। उस जहाज में अचानक धमाका हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही कुछ जवान उस मछुआरे को बचाने निकल पड़े। वो जवान अरब सागर में कोच्चि से 1500 किलोमीटर दूर गए और उस मछुआरे को सुरक्षित बचाकर ले आए। इधर दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के बाद क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का दूसरा ट्रायल सफल रहा। इसके लिए आईआईटी कानपुर की टीम के निर्देश पर विमान ने मेरठ से उड़ान भरी और फिर उस विमान ने दिल्ली के आसमान पर मौजूद बादलों में केमिकल का छिड़काव किया। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल भी सफल रहा। खरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक ये प्रक्रिया करीब 15 से 20 मिनट तक चली। इस ट्रायल के दौरान वो कुछ अधिकारियों के साथ वॉर रूम में मौजूद रहे। और दूसरी तरफ आसमान में उड़ते विमान ने बादलों में केमिकल का छिड़काव किया। इसके बाद आईआईटी कानपुर ने दावा किया कि दिल्ली के आसमान में मौजूद बादलों में नमी का स्तर काफी कम था। लेकिन इसके बावजूद आईआईटी कानपुर की टीम क्लाउड सीडिंग के दूसरे ट्रायल में सफल रही। बेहद हल्की बूंदें जो है वो फिलहाल दिल्ली सचिवालय के बाहर भी देखी जा सकती है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी कि आने वाले वक्त में ऐसे और ट्रायल होंगे। 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। दिल्ली सरकार ने उम्मीद जताई कि क्लाउड सीडिंग के जरिए जल्द ही बारिश करवाकर दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत दी जा सकेगी। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही शांति समझौते की बैठक जोरदार बहस के बाद बिना नतीजे के खत्म हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की और कतर की मध्यस्थता से हुई बैठक के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में उनके बीच तेज बहस छिड़ गई और मीटिंग बीच में ही खत्म हो गई। रॉयटर्स के मुताबिक बहस की शुरुआत टीटीपी को लेकर हुई। अफगानिस्तान के नेताओं ने सफाई दी कि टीटीपी के लड़ाकों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी के आतंकियों ने अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर उसकी सेना और सुरक्षा बल पर हमले किए। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वो टीटीपी पर कार्रवाई नहीं करेगा तो उसे खुली जंग का सामना करना पड़ सकता है। उधर तुर्की में आए 6.1 तीव्रता वाले भूकंप ने वहां भारी तबाही मचा दी। कई इमारतें ढह गईं। इसके अलावा कुछ दुकानों में रखा सामान भी बर्बाद हो गया। तुर्की में रात के वक्त अचानक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसके बाद बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग दौड़कर बाहर आ गए। 6.1 तीव्रता वाले इस खतरनाक भूकंप से मची तबाही साफ साफ नजर आई। वहां कई इमारतों का मलबा गिरा दिखा। इसके अलावा भूकंप के तेज झटकों से एक दुकान के अंदर रखी सैकड़ों प्लेटें भी गिरकर टूट गईं। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई। भूकंप का केंद्र तुर्की के बालिकेसिर प्रांत का एक शहर रहा। इसके अलावा भूकंप के बाद आने वाले झटके तो तुर्की के इस्तांबुल और उसके आसपास के प्रांतों में भी महसूस किए गए। इसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया।
उधर दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक की कहानी की कलई खुलने के बाद उस छात्रा के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक उसके पिता ने ही एक पुराने विवाद की वजह से एसिड अटैक की झूठी कहानी बनाई थी और इसी वजह से पुलिस ने अकील नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अकील उसी छात्रा के पिता बताए गए जिसने एक दिन पहले अपने ऊपर एसिड अटैक होने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक उस छात्रा ने जिन 3 लोगों पर एसिड फेंकने का आरोप लगाया था, उन्हीं में एक शख्स से उसके पिता का पुराना विवाद था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि अकील ने पुलिस पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी घर से टॉयलेट क्लीनर लेकर निकली थी, उसने वही अपने हाथों पर उड़ेला और फिर एसिड अटैक की झूठी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई ताकि पिता के दुश्मनों को फंसाया जा सके। क्योंकि उस छात्रा ने जिस व्यक्ति पर एसिड अटैक का आरोप लगाया, उनकी पत्नी ने कुछ दिन पहले ही छात्रा के पिता यानी अकील के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक वो महिला अकील की फैक्ट्री में कई साल से काम कर रही थी और उसी महिला ने यह आरोप लगाया कि अकील यानी एसिड अटैक का दावा करने वाली छात्रा के पिता पिछले 4 साल से उनका यौन शोषण कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, छात्रा के पिता ने एसिड अटैक की कहानी रच डाली। उनके जो हमारी वाइफ ने जो क्लेम किया था ना, उसी को बचाव के लिए उसने ये गेम खेला था। शिकायत करने वाली महिला के मुताबिक अकील ने उनकी अश्लील तस्वीरें होने का दावा करते हुए उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद उन्होंने अकील के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। और पुलिस ने दावा किया कि इसी बात का बदला लेने के लिए अकील और उसकी बेटी ने मिलकर उस महिला के पति को फंसाने की साजिश रची, जबकि छात्रा ने जिस वक्त पर एसिड अटैक होने की बात बताई, उस वक्त उस महिला का पति घटना वाली जगह पर था ही नहीं। मतलब उस छात्रा ने जिस शख्स पर यह आरोप लगाया कि वो बाइक से आया और उनके चेहरे पर एसिड फेंका, पुलिस के मुताबिक तब वो आदमी घटना वाली जगह पर था ही नहीं। पुलिस ने दावा किया कि जब ये घटना हुई तब वो आदमी करोल बाग इलाके में मौजूद था। पुलिस ने वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसे देखे जाने का दावा किया, जबकि छात्रा के मुताबिक ये घटना दिल्ली के अशोक विहार इलाके में मौजूद लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने हुई थी और वहां से करोल बाग इलाका करीब 5.5-6 किलोमीटर दूर है। और इस छात्रा ने दावा किया था कि इसी लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की कोशिश की गई थी। उसके मुताबिक इस हमले से उसके दोनों हाथ झुलस गए थे और उन दोनों हाथों पर पट्टी बंधी नजर आई थी। उसने आरोप लगाया था कि 3 लोगों ने लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने उस पर एसिड फेंका था। पहले से ही फॉलो कर रहे थे, मैंने मना किया था और फिर उन्होंने। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद यह दावा किया कि छात्रा की बताई कहानी मनगढ़ंत थी। इसके बाद पुलिस ने उस छात्रा के पिता को तो गिरफ्तार कर ही लिया, साथ ही उस छात्रा के खिलाफ भी कानूनी एक्शन लेने की तैयारी कर ली। उधर झारखंड के चाईबासा में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे 220 पर दिन में भारी वाहनों की एंट्री बैन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थर और कांच की बोतलें बरसाईं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। चाईबासा के तांबो चौक के पास हुए पथराव में पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक वो लोग नेशनल हाईवे 220 पर भारी वाहनों की एंट्री रोके जाने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वो पुलिस से भिड़ गए। इस बीच महाराष्ट्र के जलगांव में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के बंगले में चोरी की घटना से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक चोर बंगले का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और सोने चांदी के गहनों समेत कैश लेकर वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, चोरों की पहचान करने में जुट गई। क्योंकि रात में चोर एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के बंगले में घुसे और कुछ ही मिनटों में गहने चोरी कर भाग निकले। वहां बंगले के अंदर अलमारियों में रखा सामान बेड और फर्श पर बिखरा नजर आया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने अलमारियों का एक एक कोना छान मारा। वो बंगला बहुत वक्त तक बंद भी रहता है। वहाँ कभी कभी खड़से से आते जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो बंद ही रहता है। उनके बंगले में सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि कुछ और कमरों के अंदर रखी अलमारियों को भी उन्होंने खंगाला। आरोप लगा कि उन अलमारियों में रखे गहने और कैश लेकर वो चोर फरार हो गए। उधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे।
और सभी ने मिलकर महागठबंधन का घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण जारी किया। घोषणा पत्र में 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा राज्य में 5 एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा की गई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों को हर हाल में वादे पूरे करने का भरोसा दिया। प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। जीविका दीदियों को स्थायी करने के साथ हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की गई। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में 18% मुसलमान 18% मुसलमान की बात करने वाले असली बात तो बाकी पब्लिक को बताते ही नहीं है। बार बार जो बात हो रही है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय की संख्या इतनी ज्यादा है तो उनको टिकट क्यों नहीं देती पार्टियां, या यह कि महागठबंधन को एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी घोषित करना चाहिए था। ये सब बातें जो हैं उन सब बातों में यह कहा जाता है कि बिहार में मुसलमानों की संख्या 18% है। लेकिन यह सच है भी और नहीं भी है। नहीं क्यों है? क्योंकि बिहार में जीत हार, ये जो 18% की बात है, बिहार में जीत हार का अंतर ही इतना कम होता है कि 18% वोट अगर एक साथ पड़ जाएं किसी एक को, तो जिसको वो 18% न चाहें वो जीत ही नहीं सकता। तो क्या ये 18% एक साथ वोट नहीं करते? क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों और महागठबंधन के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है, इसलिए विपक्ष के उम्मीदवार नहीं जीत पाते? यह भी पूरा सच नहीं है। इस सबको समझने, इस गणित को समझने के लिए पहले बिहार को समझने की जरूरत है। बिहार में 38 जिले हैं और ये 38 जिले वहां 9 प्रमंडलों में बटे हुए हैं। बिहार के बीच से गंगा बहती है। नक्शे पर बाएं से दाएं गंगा बीच से जाती है। मोटे तौर पर 5 प्रमंडल गंगा के उत्तर में पड़ते हैं, 4 प्रमंडल गंगा के दक्षिण में पड़ते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ जाते हुए नक्शे पर लेफ्ट से राइट अगर चलें तो लास्ट में जो प्रमंडल आता है, बंगाल के बॉर्डर पर जो प्रमंडल आता है, वो है पूर्णिया प्रमंडल। इसी को कहते हैं सीमांचल। ये जो पूर्णिया प्रमंडल है इसी को कहते हैं सीमांचल। गंगा के उत्तर में, बंगाल के बॉर्डर पे, ऊपर नेपाल है। इसमें 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये तीनों बंगाल से सटे हुए हैं। अररिया इधर है नेपाल के साथ। इनमें किशनगंज में कितने मुसलमान हैं? 68%, 68%। कटिहार में कितने हैं? 44%। अररिया में 43%। पूर्णिया में 38%। समझ रहे हैं आप? 68%, 44%, 43%, 38%। इतने मुसलमान इन जिलों में। तो क्या समझे, इन 4 जिलों में इतने ज्यादा मुसलमान हैं तो पूरे बिहार में 18% कैसे हुए? यानी बाकी जगह तो काफी कम होंगे, इनमें इतने ज्यादा हैं। तो बाकी जिले देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ चलते हुए पहले आता है सारण प्रमंडल, फिर गंडक नदी क्रॉस करने के बाद उधर से चलते हुए तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। एक तो हमने अभी सीमांचल देखा था, वो लास्ट वाला, ये तिरहुत है इधर। 6 जिलों में, 4 जिलों में यानी दरभंगा जिले में 22% मुस्लिम, पश्चिम चंपारण में भी हैं 22% मुस्लिम, सीतामढ़ी में भी हैं 22% मुस्लिम, पूर्वी चंपारण में भी हैं 22% मुस्लिम, और पूर्वी चंपारण में 19%। तो 22, 22, 22, 19 इन चारों में ये है। यानी इस प्रमंडल में ये 4 जिले हैं जिनमें मुस्लिम 18% से ज्यादा है, लेकिन थोड़ा ही ज्यादा है, 19, 22, 22। यानी 4 सीमांचल के जो हैं वहां तो बहुत ज्यादा है, और 4 ये मिलाकर हो गए 8 जिले, टोटल 38 हैं। इनके अलावा 4 और जिले हैं जहां 18% मुस्लिम है, सिवान, भागलपुर, सुपौल और मधुबनी, ये 4 और। तो ये मिलाकर हुए 12, 4 सीमांचल के, 6 में से 4 तिरहुत प्रमंडल के और 4 ये वाले, 12। यानी आप समझ रहे हैं पूरे बिहार में जो 18% मुस्लिम होने की बात होती है वो एवरेज इन 12 जिलों से ही बढ़ रही है, क्योंकि इन 12 जिलों में 18 से ऊपर है और उन 4 में, सीमांचल वाले में तो बहुत ज्यादा है। यानी बाकी 26 जिलों में तो मुस्लिमों की संख्या इससे काफी कम है, कई में काफी कम है। लखीसराय में सिर्फ 4% मुस्लिम है, शेखपुरा में सिर्फ 6% है, बक्सर में 6% है, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर 7%,
यानी बाकी बचे जिलों में 10-12% के आसपास ही हैं। अब तभी तो एवरेज जो है वो 18 का हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की संख्या इतनी नहीं है, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है, जैसे पूर्णिया प्रमंडल यानी सीमांचल, और थोड़ा बहुत आप तिरहुत प्रमंडल को भी कह सकते हो। लेकिन बाकी इलाकों में तो कम ही है। और सीमांचल में कितनी सीटें? 24। पूरे बिहार में कितनी है? 243। यानी अगर सीटों से लिहाज से देखें तो 24 सीटें 10% भी नहीं है 243 की। मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा सीटों पर जीत हार तय नहीं करते, इसलिए ये एवरेज देखो तो लगता है कि 18% वोट किसी समुदाय के हों तो उसको ज्यादा प्रतिनिधि क्यों नहीं देती पार्टियां। लेकिन ग्राउंड पर देखो तो इतने सारे मुसलमान तो एक ही इलाके में सिमटे हुए हैं, एक ही कॉर्नर में सिमटे हुए हैं। एक ही इलाके से पूरे राज्य की राजनीति वो नहीं तय कर सकते। और इस इलाके में वो इतने ज्यादा हैं, यानी सीमांचल में इतने ज्यादा हैं कि वो बढ़ जाते हैं। ओवैसी की पार्टी वगैरह में बढ़ जाते नहीं, और भी बढ़ जाते हैं। सीमांचल यानी पूर्णिया प्रमंडल में जैसा हमने देखा 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, और सीटें हैं 24। इस इलाके में आधे लोग ही मुस्लिम हैं। किशनगंज में 68% है। तो यहां की 24 सीटें जीत भी लें तो 243 में क्या असर डालेंगे? लेकिन यहां भी वो सारे नहीं जीत पाते क्योंकि जातियों में बढ़ जाते हैं। जी, इस पर ज्यादा लोग जोर नहीं देते, लेकिन मुसलमानों में भी खूब जातिवाद होना एक हकीकत है इस इलाके में। सीमांचल में सुरजापुरी मुस्लिम है, अलग है, ये किशनगंज में ज्यादा माने जाते हैं। फिर शेरशाहबादी मुस्लिम अलग हैं, किशनगंज में सुरजापुरी ज्यादा है। फिर शेरशाहबादी हैं, ये ज्यादा कटिहार में है। फिर तीसरे हैं कुलैया मुसलमान, ये अररिया में ज्यादा है। इनकी ये वाली जातियों का बाकी देश के लोगों को पता ही नहीं रहता। अलग अलग पार्टियां इनकी अलग अलग जातियों के उम्मीदवारों को खड़ा कर देती हैं। वहां उनको लगता है कि सारे मुसलमान हैं तो अब सुरजापुरी जीतना चाहिए, या ये जीतना चाहिए, कुल्हैया जीतना चाहिए, ये सब चलता रहता है। वहां महागठबंधन से मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं, फिर ओवैसी की MIM के होते हैं, JDU के भी होते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते हैं और जीत जाती है बीजेपी। तो ये तो गणित भी है और सामाजिक हकीकत भी है कि जो समुदाय जहां ज्यादा हुआ वहां बंटना शुरू हो जाता है धड़ों में या जातियों में, और पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जीतने के लिए। इसलिए टिकटें मिलने में मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतने नहीं दिखते जितने होने की उम्मीद लगाई जाती है। लेकिन राजनीतिक गणित तो खैर पार्टियों का काम है देखना। जनसंख्या के गणित में मेन चीज यह याद रखने की है कि 18% मुसलमान होने का आंकड़ा जो है वो एक तरह से पूरे सच को नहीं दिखाता है। यह उस तरह से नहीं है जैसे दलित या महादलित समुदाय है, क्योंकि वो लगभग हर इलाके में फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है। इसलिए उनकी पूछ ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा सीटों में फैले हुए हैं। इसलिए उन छोटी पार्टियों के नेताओं को ज्यादा वजन मिल जाता है गठबंधनों में। ये जो आप देख रहे हैं दोनों गठबंधनों में छोटी पार्टियों के नेताओं को इतना वजन, क्योंकि उनके वोट बैंक छोटा हो लेकिन वो कई सीटों में फैला हुआ है। भले ही उनके टोटल वोट बिहार में 18% टाइप के नहीं है जैसे मुसलमानों के, लेकिन वो बहुत सारी सीटों में अपने छोटे से वोट बैंक से भी बड़ा असर डालने की ताकत रखते हैं, क्योंकि बिहार में जीत हार बहुत कम अंतर से तय होती है। यह ध्यान रखिए, पिछली बार बहुत सारी सीटों पर ऐसा हुआ। तो ये जो आप मुस्लिम नेताओं को कहते हुए सुने ना कि मुसलमान बिहार में 18% हैं तो उनका उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया जाए किसी ने, या उनके समुदाय से ज्यादा टिकटें क्यों नहीं दी गई, तो समझ जाइएगा कि ये सब वो अपने समुदाय में अपनी साख बनाने के लिए कह रहे हैं। आंकड़ा वैसे तो गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन गणित कुछ और ही है। 100 बात की एक बात। उधर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का एक बार फिर विरोध शुरू हो गया। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छठ पूजा के कार्यक्रम के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने पर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। बताया गया कि छठ पूजा के बाद वहां डांस का एक कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करने पर शुरू हुई बहस थोड़ी ही देर में मारपीट में बदल गई। हरियाणा के झज्जर में गहनों की एक दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे चोर ने लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया।
आरोपी एक महिला के साथ पहुंचा और उसने दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने के गहनों से भरे डिब्बे को चुरा लिया। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में नेपाल सीमा के पास बन रहे शारदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कॉरिडोर को तय समय सीमा के अंदर ही पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद भारत और नेपाल के सीमा वाले इलाके में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही कॉरिडोर में भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक सेतु भी बनेगा। शारदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुनस्यारी पहुंचे। वहां लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की और इलाके की समस्याओं के बारे में बातचीत की। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक लड़के पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके पिता को नशे की लत थी, इसलिए वो और उसकी मां उनसे अलग रहते थे। इसके बावजूद वो उसकी मां से गाली गलौज किया करते थे। इसी बात को लेकर उन दोनों की बहस हो गई और आरोप लगा कि बहस के दौरान उसने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी और उनके शव को यमुना में फेंक दिया। चौंका देने वाली घटना आगरा के कमला नगर इलाके में हुई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि उस लड़के की मां ने हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया। पति के हमारे साथ 20 साल से नहीं रह रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है पति से। इस बीच पुलिस ने नदी से शव बरामद करने के बाद उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब वो लड़की अपनी साइकिल पर सड़क पार कर रही थी। तभी उस मोटरसाइकिल ने ऐसी टक्कर मारी कि वो कई फीट दूर जाकर गिरी और जोरदार टक्कर के बाद वो लड़की फुटबॉल की तरह हवा में उछलती दिखी। टक्कर होते ही वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के साथ घिसटती चली गई। मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाने पर वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गई। दिल दहला देने वाला हादसा मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के मित्तल हॉस्पिटल के पास हुआ। जानकारी मिली कि वो ट्यूशन पढ़ाने के बाद मित्तल हॉस्पिटल में काम पर जा रही थी, लेकिन सड़क पर टर्न लेने के दौरान हादसे का शिकार हो गई। बाद में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। उधर पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर के मकान पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस के मुताबिक रणजीत सिंह नाम के आरोपी का पूरा परिवार ड्रग्स की तस्करी करता था। उसके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज थी और इसीलिए पुलिस ने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया। कुछ कर्मचारी उस मकान में लगी रेलिंग तोड़ते नजर आए। उस मकान के सामने मलबे का ढेर लग गया। गली में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक रणजीत सिंह नाम के ड्रग्स तस्कर पर कई केस दर्ज हैं। रणजीत सिंह इलियस राणा हैगा, बड़ा मशहूर समगलर है ते दी फैमिली दोनों बेटे ते इवन नू वो भी ये काम करते ने। पुलिस के मुताबिक रणजीत सिंह के दोनों बेटों और बहू पर भी ड्रग्स तस्करी के कई केस दर्ज हैं। उसकी बहू के पास से तो बड़ी मात्रा में ड्रग्स और कैश बरामद भी किया गया।